नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। दिल्ली में बिहार की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा का मंगलवार को निधन हो गया। उन्होंने एम्स में रात 9:20 पर अंतिम सांस ली। एम्स प्रशासन के अनुसार शारदा सिन्हा का सेप्टिसीमिया के परिणाम स्वरूप रिफ्रैक्टिव शॉक के कारण रात 9:20 पर निधन हो गया। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, शारदा सिन्हा का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। उनके परिवार ने फैसला किया है कि उनका अंतिम संस्कार बिहार में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर दुख जताया। मैंने बिहार सरकार से बात की, उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होगा। यह मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, वह हमारे दिलों में भी रहेंगी। भगवान उनके परिवार और उनके प्यार करने वाले सभी लोगों को शक्ति दे। मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर उनके बेटे अंशुमान सिन्हा ने कहा, हमने फैसला किया है कि मेरी मां का अंतिम संस्कार उसी जगह होगा जहां मेरे पिता का अंतिम संस्कार हुआ था, इसलिए मैं उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाएंगे। और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रहीं। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमन जी से, और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों के छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग, मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव के लिए अब करीब 2 सप्ताह का ही समय शेष रह गया। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ में स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बड़े स्तर पर करने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम केदारनाथ में आयोजित किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जल्द ही केदारनाथ में प्रचार प्रसार करेंगे। इसके लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें, केदारनाथ में 20 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 23 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के तमाम हमारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण और नेतागण वहां पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हैं, मंडल से लेकर के बूथ से शक्ति केंद्र, तमाम सभी पदाधिकारी घर घर जाकर के प्रचार कर रहे हैं और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का 11 तारीख से लगातार जब तक हमारा 20 नवंबर तक चुनाव होगा, वो वहीं पर रहेंगे, वहीं पर प्रवास करेंगे और लोगों के बीच में जन संवाद करने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहीं पर अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा के साथ साथ वहां कार्य करने का काम करेंगे। और हमारे जो संगठन महामंत्री हैं, वो भी वहां पर रह करके लोगों के बीच में जन संवाद करके जो हमारी कैंडिडेट है आशा नोटियाल जी के पक्ष में प्रचार करने का काम करेंगे। और लोगों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत बेहतर ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किया है। तो जब 20 नवंबर को चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर वो सीट मिलेगी और हम पूरी मेहनत के साथ में वहां पर काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, रुद्रप्रयाग। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ब्रिज रज उत्सव का शुभारंभ हो चुका है। उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ विकास परिषद द्वारा आयोजित ब्रिज रज उत्सव 15 नवंबर तक चलेगा। रेलवे ग्राउंड में आयोजित ब्रिज रज उत्सव का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और सांसद हेमा मालिनी द्वारा फीता काट कर किया गया। ब्रिज रज उत्सव में विभिन्न स्टॉल लगाए गए। विभिन्न विधाओं की कला का प्रदर्शन यहाँ देखने को मिलेगा। यह उत्सव 10 दिनों तक चलेगा और इस दौरान देश भर के कलाकारों का जुटना होगा। यहाँ हर दिन विभिन्न संगीत विधाओं और कला के रूपों का आयोजन किया जाएगा।
जैसे जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, भक्ति संगीत, काव्य पाठ, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन। इस अवसर पर अभिनेता आशुतोष राणा ने मथुरा में ब्रिज रज उत्सव 2024 में प्रस्तुति दी। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि हमारा ब्रिज रज महोत्सव शुरू हो गया है और आगे भी कई कलाकार यहाँ आएंगे। यह महोत्सव हमारे मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छा उपहार है। सभी को यहाँ आकर आनंद लेना चाहिए और हमारे कलाकारों को उत्साहवर्धन करना चाहिए। बहुत सुंदर था। मेरा बहुत मन था कि यहाँ पर ब्रज रज उत्सव में होना चाहिए कार्यक्रम, तो हमने रिक्वेस्ट किया आशुतोष जी से, इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है ये प्रोग्राम। एंड हमारा शुरू ओपनिंग डे में से ये अच्छा सा ये कार्यक्रम हो गया है। तो आगे भी देखिए बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं। एंड ये हमारे ब्रज के मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छा एक सौगात है। सब लोग आकर एंजॉय करें, आए सब लोग। y'all must come and watch and then हमारे कलाकारों को जो प्रोत्साहित करें, इससे जो बहुत अच्छा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। खटीमा क्षेत्र के जनकैया थाना क्षेत्र के अंतर्गत शारदा नहर पर ब्रिटिशकालीन पुल पर अब क्षतिग्रस्त अवस्था में। संबंधित प्रशासन की लापरवाही कहें या हीलो हवाली प्रशासन का नहीं दे रहा कोई ध्यान। इस पुल पर भारी वाहनों का आवाजाही चालू है। दरअसल खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनकैया थाने के अंतर्गत शारदा नहर पर स्थित ब्रिटिशकालीन पुल जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त अवस्था में है, यहां तक कि जगह जगह दरारें पड़ चुकी हैं। अब भी बड़े वाहनों का आवाजाही चालू है। यदि किसी कारणवश पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है तो भारत नेपाल सीमा पर पड़ने वाले मेला घाट क्षेत्र के लोगों की आवाजाही बाधित हो जाएगी और पड़ोसी देश नेपाल से आने वाले लोगों के साथ यूपी से इस रास्ते आने वाले लोगों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित होंगी। इसके बावजूद भी सरकारी तंत्र इसको गंभीरता से नहीं ले रही। इस संबंध में बार बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी शासन प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। इससे पूर्व कैबिनेट मंत्री और नैनीताल क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में इस ब्रिटिशकालीन पुल क्षतिग्रस्त होने की बात लाई गई थी। उसके बावजूद में संबंधित प्रशासन उस पर कदम उठाने में लापरवाही कर रहा है। देखिए, हमारे यहाँ के शासन प्रशासन ने मेलाघाट क्षेत्र को काला पानी बनाने की सोच रखी है। निरंतर जनता के द्वारा बार बार जो है शासनिक और प्रशासनिक अधिकारियों के जो है नॉलेज में डाली जाती है। इनके द्वारा बोर्ड लगा दिए गए हैं, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। दूसरी तरह से मैं ये कहूंगा कि बीच में दूरसंचार विभाग वालों ने अपनी जो है तारें डाली थी, तो उसके दोनों साइड में जो है उन्हें मोटी जो है दीवार बना दी है कंक्रीट की, जिससे पुल की पानी की निकासी भी जो है बंद हो चुकी है। जब बरसात होती है तो पुल में कम से कम 2 से 2.5 फीट पानी भर रहा है और वैसे जो है पानी में जो जब बाहर निकलते हैं तो पुल जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। तो मैं तो शासन प्रशासन से ये अनुरोध करूंगा कि अतिशीघ्र जो है हमारी सुध ली जाए। इस क्षेत्र का जो है एक जो है जो जीवन रेखा है ये रोड, सुबह शाम जो है लोग बाग जो है खटीमा से जो है अपने कार्यों से जाते हैं आते हैं और नित्य जो है जो फैक्ट्रियां हैं या जो है कार्य जो है दुकानों में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो जो है जाते आते रहते हैं। हाँ, इस पुल की कनेक्टिविटी तो बहुत लंबी है। यहाँ से ये लखनऊ मेन पहले लखनऊ तक का यह रोड इससे जुड़ा हुआ है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग खटीमा नीरज कुमार अग्रवाल खटीमा ने बताया कि योजना के तहत स्टेट हाईवे पर बी क्लास लोडिंग को ए क्लास लोडिंग के अंतर्गत लाना है। उसी के अंतर्गत डीपीआर लोडिंग की जा रही है। इसकी डीपीआर डिजाइन सेल में चली गई है। जैसे ही डीपीआर पास होगी वैसी डीपीआर शासन को प्रेषित की जाएगी। वहीं पीपीआर लगातार भेजी जा रही, जो लेट कर रहे हैं उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई कर रहा है। स्थानीय निवासियों को काफी आक्रोश है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि पुल क्षतिग्रस्त हो गया तो उनका संपर्क अन्य जगह से टूट जाएगा। ये हमारा जो है P2A गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है। जितनी भी राज्य योजना कहते हैं उन सभी स्टेट हाईवे पे जो भी पुल हैं उनको बी क्लास लोडिंग से ए क्लास लोडिंग में बनाया जाना है। उसी के अंतर्गत इसकी जो डीपीआर है वो गठित की जा रही है। तो इसकी पीपीआर जो है डिजाइन सेल को चली गई है और पीपीआर जैसे ही पास होगी तो इसकी डीपीआर गठित करके शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर दूसरा क्या उसमें जो 15 टन आपके हाँ, तो विभाग के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि इनको ट्रक वालों को इनका रोके। तो ये हम विभाग द्वारा सूचित कर दिया गया है बोर्ड लगा के कि भाई इससे ज़्यादा ना जाए। बाकी आरटीओ और पुलिस वगैरह का वो है कि वो अपना रोकें इनको, उनका चालान करें, इससे ज़्यादा वजन ले जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान खटीमा ऊधम सिंह नगर। देहरादून में जैविक उत्पाद परिषद की 25वीं बैठक आयोजित हुई, जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। जैविक उत्पाद परिषद के अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जैविक उत्पाद परिषद के ढांचे के सुदृढ़ करने के लिए 67 नए पदों की स्वीकृति मिली। इसके साथ ही परिषद में कार्यरत कर्मचारियों का बीमा कराए जाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास हुआ। वहीं प्रदेश में जैविक कृषि के सतत विकास के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराए जाने पर भी सहमति बनी। साथ ही प्रदेश में जैविक कृषि से संबंधित प्रशिक्षण सुविधाओं को विकसित करने के लिए राज्य जैविक कृषि प्रशिक्षण केंद्र अल्मोड़ा को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ। वहीं जैविक कृषि के संबंध में अभिलेखों को ऑनलाइन किए जाने तथा परिषद में प्रस्तावित विभिन्न कार्यों की सेवा प्रदाता एजेंसी को सूचीबद्ध किए जाने के प्रस्ताव भी बैठक में पारित हुआ। इस मौके पर जैविक उत्पाद परिषद को अब प्रदेश से बाहर भी कार्य करने के प्रस्ताव व CSR फंड प्राप्त करने के भी प्रस्ताव पर सहमति बनी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जैविक उत्पाद परिषद का अध्यक्ष मुझे नामित किया है और मैंने एक हफ्ते के अंदर ये बैठक आउट की है। और जो मैंने मंत्रालय संभालने के बाद 2.5-3 साल में अनुभव लिया है, तो आज बोर्ड के सभी माननीय सदस्यों के साथ, अधिकारियों के साथ हमने शेयर किया है। और धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम 50% से अधिक जैविक होंगे। आज हम 30% ऑर्गेनिक हैं। हमने संकल्प लिया है कि हमारे कम से कम 95 ब्लॉक के 46 बैनर को हम ऑर्गेनिक करेंगे। आज हमारा एक जिला ऑर्गेनिक है रुद्रप्रयाग, हम 5 जिलों को ऑर्गेनिक करेंगे, क्योंकि आज ऑर्गेनिक खेती में इतना फायदा है कि जो चीज उदाहरण के लिए जो चावल 100 रुपये किलो बिकता है, अगर वो ऑर्गेनिक जाता है तो उसका दाम 250-300 रुपये हो जाता है। और इसके लिए किसानों की ट्रेनिंग के लिए मच्छखाली और टिहरी में हमारे सेंटर उनको रिवाइव कर रहे हैं। अभी तक 30,000 लोगों ने मच्छखाली से और जहाँ से ट्रेनिंग ली है। मैंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शीघ्र ही ये हमारे ट्रेनिंग सेंटर रिवाइव हों और मुझे पूरा भरोसा है इस प्रकार से हमारे MD और हमारी टीम काम कर रही है। आने वाले समय में हमारा जैविक उत्पाद परिषद पूरे देश के अंदर, अभी तक हमें जैविक उसमें लगातार 3 साल से प्रथम पुरस्कार मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज वन हिंदुस्तान देहरादून। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।